तो देखिए आगे का टॉपिक हमारा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। ये एक रिलेशन है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जिसका टेम्परेचर आपका 10 डिग्री ज्यादा होगा अपॉन इस तरीके से। तो इस चीज का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, कभी जब हम मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज होता है ना। तो जो रेट कॉफिशिएंट यहाँ पर जो वैल्यू रहती है 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2 अप्रोक्सीमेट 2, यानी कि अगर हम 10 टाइम्स या आप ऐसा कह लीजिए 10 डिग्रीज अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर जो रेट है ऑफ द रिएक्शन वो 2 या 3 के बीच में इतना इंक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होता है, K2/K1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 ΔT/10। ठीक है। जहां पर जो फाई है ये हमारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। फाई क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। मेनली अगर हम बात करें तो किस टेम्परेचर के लिए ये फॉलो होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर है देखिए 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है 35 डिग्री सेल्सियस का इक्वल टू यहाँ आएगा 2 इंटू रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। और 35 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इसके इक्वल होगा, K × 25 के। कहने का मतलब है हमने जो पीछे देखिए दो चीजें आपको दिखाई थी, एक ये है 2 और ये है 3। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है या फिर 3 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, वो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिख दिया। मेनली आपका 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नई चीजें। तो इसके बाद देखिए आपको देखना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये कर्व आपको किस तरीके से बनाना है, देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया गया है, जिससे कि हम लोग को ये पता चलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किस टेम्परेचर के रेंज पर। तो यहाँ आपके है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस तरफ है आपका टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एक ग्राफ, ऐसा कुछ ये इस तरीके से, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई टेम्परेचर आपको टी दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं, और अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलेगा, ये जितना इसका एरिया कवर हो रहा है ये वाला, है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो। इसको फिलहाल मैं भी हर कर देता हूँ। बाकी हम लोग जब 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूल्स का कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जाने से मतलब क्या है, ये देखिए इतना एरिया इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। ये हमारा जो कर्व है ये T +10 डिग्री सेल्सियस के लिए है, ठीक है। तो यही चीज ऑब्जर्व की गई थी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नया टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन प्रोफाइल बनाई है, रिएक्शन प्रोफाइल, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से मैंने बना ली, है ना। और ये कुछ इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई दो पार्टिकल्स हैं, A + B
जो मिलकर के क्या बनाते हैं, सी प्लस डी बनाते हैं। ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन आप केवल, सॉरी रेट कांस्टेंट केवल लिख लीजिए, यहाँ आप K2 लिख लीजिए, ठीक है। तो जो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, यहाँ पर अभी कौन से हमारे रिएक्टेंट है, तो A प्लस बी, और इस पॉइंट पर क्या है, हमारे प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा C प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स के पास, आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके पास एनर्जी ना हो, तो हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से ही प्रेजेंट है। अब इस ए प्लस बी को कितनी एनर्जी और जरूरत पड़ी जिससे कि वो सी प्लस डी में है? सबसे पहले तो यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो उसका मतलब मैं ये कह दूंगा कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, है ना, ये इसके पास पहले से ही थी। और अगर हम टोटल देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लेते हैं इसको अगर मैं ई टी से डिनोट कर देता हूँ, ई टी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये एनर्जी पहले से थी इसके पास, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई आर। ई आर का मतलब आप लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट, ऐसा लिख सकते हैं, जो एनर्जी पहले से ही प्रेजेंट है वो, ठीक है। और ये जो एनर्जी आपने इतनी एनर्जी दी है इसको, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये नेक्स्ट एनर्जी आपने प्रोवाइड की है उस रिएक्शन को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं, हम लोग को एक रिलेशन और सीखने को मिल गया कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन से हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका जो रेट है वो कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रेट आपका ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको कमेंट करता ही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं अपनी चीजों को। इसके बाद हम लोग देखिए डायरेक्ट इक्वेशन देखेंगे, वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो रिलेशन इस तरीके से आता है, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको मैंने अगर इंटीग्रेट किया यहाँ पर, है ना, ये तो हमारा रिलेशन है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से डी टी, एक मिनट रुकिए, अभी नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी टी को आपको उस तरफ पहुंचाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे डी एल एन के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप इसको लिख सकते हैं, डी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ आपको मिलेगा एल एन के इक्वल ई ए बाई आर माइनस वन अपॉन टी प्लस एल एन ए, है ना। ये एल एन ए हमारे पास क्या है, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप अरेंज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिलेशन आएगा, एल एन के बाई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, या फिर आप इसको और ड्राइव करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया आर्हेनियस, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। मैं लिख देता हूँ आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। और जहां पर जो ए है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए हमारा होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ए है हमारा आर्हेनियस फैक्टर,
या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है ना। अब देखें, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो के है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू हमें पता है, या तो आप पर मिनट बोलिए या पर सेकंड बोलिए या टाइम यूनिवर्स बोलिए। तो जो ए है इसकी वैल्यू भी क्या होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, पर मिनट बोल सकते हैं या फिर पर सेकंड बोल सकते हैं। और पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ए है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में, ओनली इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। अब अच्छा हाँ, जो मैंने रिलेशन आपको ड्राइव कराया था वो सिर्फ एक पार्ट के लिए था, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एल एन। अगर दो रिएक्शन दे रखी है उनकी रेट कांस्टेंट अलग अलग है, तो के वन के टू बाई के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें लॉग टू द बेस 10 तो आपका आ जाएगा लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। अच्छा, यहाँ से आपका माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, वो अंदर ही मैंने अरेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। अब इन फॉर्मूले को लेकर भी आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो उन ग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास ग्राफ आएगा अब। हाँ, जैसे k इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, a ई रेस टू पावर माइनस का ई ए बाई आर टी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा, वन बाई टी और एल एन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आपका आएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए बाई आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एल एन ए। ठीक, अगर हम इसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। अब देखिए ये कौन सी रिएक्शन आपकी, अच्छा, इस ग्राफ को समझने से पहले पहले आप ये देखिए इसको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए पहले वही समझ लेते हैं। ये रिलेशन को मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या आप इसको ऐसे लिखिए ए के इज इक्वल टू ए अपॉन ई रेस टू पावर क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर आ जाएगा ई ए बाई आर टी। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो जो फैक्टर है ये आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि ई की जो वैल्यू है ये भी डिक्रीज करेगी। अगर ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो के आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल है। तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा टेम्परेचर और इस तरफ आपका आ जाएगा के, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ चीजें ये भी जान लेते हैं कि हम लोग के को बोलते क्या है ना। जब हम लिखेंगे के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो जो के है इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका होता है इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन। और जो ए है ये हमारे पास होता है नंबर टोटल कोलिजन्स, टोटल कोलिजन्स। ठीक है, अब देखिए केस कुछ अराइव होते हैं। क्या हम यहाँ पर ई ए की वैल्यू क्या हम जीरो ले सकते हैं। मान लेते हैं केस वन मैंने लिखा, केस फर्स्ट, इफ ई ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम ई ए की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो के जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब है इफेक्टिव कोलिजन्स जो है, इफेक्टिव कोलिजन्स ये किसके इक्वल आ जाएंगे, टोटल कोलिजन्स के, टोटल कोलिजन्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ई ए की वैल्यू को जीरो नहीं ले सकते हैं ना। तो ये बाद में रिजल्ट लिख लिया जाएगा कि ई ए की वैल्यू जीरो नहीं पुट की जा सकती है। नेक्स्ट केस देखते हैं।
मान लेते हैं अगर मैंने ये सेकंड की अगर हम बात करें, इफ ई ए, मान लीजिए ई ए को, तो अगर हम ई ए की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ए इज इक्वल टू ए, ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं के अपॉन ए, ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी इससे, है ना, तो उसको आप रिलेशन ऐसा देखेंगे, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो यहाँ से ये इसकी बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है जो इफेक्टिव कोलिजन्स है, जितने भी कोलिजन्स कराए जा रहे हैं वो ज्यादा हो जाएंगे टोटल कोलिजन से, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, टोटल नंबर कोलिजन से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो ही नहीं सकते हैं। तो रिजल्ट ये है इस बात का कि हम लोग यहाँ पर जो ई ए की वैल्यू है क्या क्या पॉसिबल नहीं हो सकती है, वी कांट टेक ई ए टू बी इक्वल टू जीरो, और ना तो हम जीरो ले सकते हैं और ना ही हम निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो मैंने अभी पोर्शन आपको पढ़ाया है, ये पोर्शन हमारा जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन को पूरा कवर अप कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका छोटा सा टॉपिक और बच गया है एक, तो रिएक्टर प्रोफाइल के ऊपर ही है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ आपकी, रिएक्शन प्रोफाइल, या फिर आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये है। तो देखिए अगर हम एक ग्राफ, एक इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, देखिए, ठीक है, एक हमने ग्राफ प्लॉट किया इस टाइप से, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम मार्क करेंगे E1, और ये कुछ एनर्जी है, इसको हम मार्क कर लेते हैं E2, ठीक है। ये पूरी एनर्जी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, इसको मार्क कर लेते हैं E3, की थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था। ये एनर्जी को आप मार्क कर लीजिए E4, और इस एनर्जी को आप मार्क कर लीजिए E5, ठीक है। अब मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए E3 का मतलब क्या है, E3 हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो E3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E4 लिख सकते हैं, है ना। और E3 को आप क्या लिख सकते हैं, E3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज E2 प्लस E5, है ना, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं हमें चेंज इन एनर्जी निकालना है, डेल्टा E, तो डेल्टा E इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, मुझे एनर्जी चाहिए किसकी, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, तो आप क्या लिखेंगे E2 माइनस E1, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप देखेंगे E2 की वैल्यू ज्यादा है E1 से, तो यहाँ पर जो रिलेशन आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सम कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू। अब E2 को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, E2 को इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप लिखेंगे E3 माइनस E5, और E1 को आप लिखेंगे E3 माइनस E4, तो ये आपके पास आ जाएगा E3 माइनस E5 माइनस E3 प्लस E4, E3 से E3 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या मिला, E4 माइनस E5, ठीक है। E4 का मतलब क्या है, यहाँ देखिए E4 हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप, है ना, तो यहाँ से ये आंसर भी आपका क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ई जो वैल्यू हमारे पास आई है इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड स्टेप, ये हमारा एक रिलेशन है ना। दूसरी चीज और है कि हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आई थी, है ना, डेल्टा ई को हम लोग और क्या इंडिकेट किया था अभी हमने, डेल्टा ई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन आपके पास हो गई है, नंबर वन हमने ये देखा कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है
तो ये केस भी हो सकता है। और नंबर 2, अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप की ज्यादा है अगर बैकवर्ड स्टेप से, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरा ग्राफ को, दूसरे प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, इस तरीके से। और इस बार मैंने कुछ ये बना दिया। इस पॉइंट को मान लीजिए आप E1, इस पॉइंट को मान लीजिए E2, ये पॉइंट आपकी एनर्जी है E3। मैं इसको पूरा इंडिकेट कर देता हूँ, इस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और ये हमारे पास है E4, और ये हमारे पास है E5। ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी है। E3 यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो हम लोग लिख सकते हैं E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E4। सिमिलरली E3 कैन ऑल्सो E2 प्लस E5। अब बात करते हैं डेल्टा E आपका E2 माइनस E, है ना। अब देखिए ये कुछ ना कुछ E2 जो वैल्यू है E1 से कम, तो यहाँ से डेल्टा E, अब सब्स्टिट्यूट करा के देखते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E3 माइनस E5 माइनस, और E1 को क्या लिख सकते हैं, E3 माइनस। सॉल्व करेंगे आप तो डेल्टा E की जगह हमारा माइनस E5 माइनस E3 प्लस, देखिए ये रिलेशन में कैसे, तो हमारे पास एक लास्ट रिजल्ट क्या बचा, डेल्टा E4 माइनस E5। E4 क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड स्टेप, और वो है बैकवर्ड स्टेप। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड स्टेप। तो यहाँ पर भी देखिए ये रिलेशन तो हमारा कॉमन ही था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ये हमारी जो रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा E नेगेटिव आया है, इसलिए ये जो हमारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उसमें डेल्टा E की वैल्यू है नेगेटिव आती है। तो यहाँ से कुछ नई चीजें और आपने सीखी कि इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये कम रहेगी रिएक्टेंट से, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड स्टेप की ये भी कम रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड स्टेप्स। ठीक है। अभी तक हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी यहाँ पर, है ना। तो बात करते हैं एंडोथर्मिक के लिए। एंडो के लिए हम लोगों ने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप इज ग्रेटर देन बैकवर्ड स्टेप। और एक्सो के लिए हम लोगों ने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड स्टेप। ठीक है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था, हमें ये पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें, तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सो। एक्सो के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी ये कम है एंडो के हिसाब से, तो जो रेट होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो रेट होगा वो फास्ट होगा रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक मिनट, तो यहां से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फास्टर देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी है तो स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री चैनल पर आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ओके। और प्लीज इस चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।